अकबर ने दरबार में दो मूर्ख मंत्रियों को बैठा दिया। दरबार की उस सुबह हवा में कुछ अलग सी हलचल थी। न सिर्फ महाराज के हरदम चपल मन की, बल्कि नव नियुक्त मंत्रियों की अफरातफरी की वजह से भी। लोग कहते हैं कि अकबर को बुद्धिमत्ता और चतुराई दोनों में महारत थी, पर आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। और उसी मुस्कान के साथ उसने दरबार की सीट पर दो ऐसे मंत्री बिठा दिए जिनके नाम ही लोगों के बीच खिलखिलाहट बन गए थे। एक का नाम भोला था और दूसरे का नाम चपला। भोला की आंखों में मासूमियत की चमक थी और चपला के मुंह से अक्सर ऐसा किस्सा निकल आता था कि समूचा दरबार हंसी के झोंकों से भर उठता। दरबार में सबसे पहले आवाज उठी, जहां पनाह, ये क्या फैसला है? दो मूर्ख मंत्री। कुछ पुराने दरबारी हंसे तो कुछ ने सोचा कि ये अकबर की कोई नई चाल है। मगर अकबर ने जैसे ही अपने चश्मे की नाक पर आदेश सा बनाया, चुप्पी छा गई। आज इन्हीं दोनों से मैं कुछ काम ले रहा हूं, उसने कहा, और उसकी आवाज में उस तरह का ठहराव था जो शहंशाह के हर फैसले को निश्चित कर देता था। जो बड़े समझदार नहीं करते, वही सच्चा चतुर हो सकता है। क्यों न इनके भोलेपन से कुछ नया सीखा जाए। भोला और चपला दोनों बड़े खुश थे। नए कपड़े, अलहदा ताजपोशी और सबसे ऊपर अकबर की उपस्थिति का सामना करने की घमंड सी बात। भोला ने सोचा कि अब तो जितनी मर्जी गलतियां कर लेगा, कोई डांटने वाला नहीं होगा। चपला ने सोचा कि अगर उसने एक भी अजीब हरकत की तो वो इतिहास बन जाएगा। पर अकबर की नजरें गहरी थी और उस दिन उसने दरबार को न सिर्फ मनोरंजन का मंच बनाया, बल्कि एक बड़ा सबक भी देना चाहा। अकबर ने दरबार के नियमों के उलट एक आदेश दिया। आज ये दोनों मंत्री ही ऐसे मामलों का फैसला करेंगे जिनमें सच और झूठ, चालाकी और सादगी का मुआयना हो। पर ध्यान रहे, हर निर्णय जो वे लेंगे उसे मैं बाद में उलट भी सकता हूं या नहीं, ये तय मैं ही करूंगा। पर पहले इन्हें सुनो। दरबार मुस्कराया। कुछ ने कांटेदार दिखते हुए अपनी दाढ़ी घुमाई और कुछ ने कहा, महाराज, ये किसी महोत्सव जैसा हो गया। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, जीवन में हास्य बुरा नहीं। आज का प्रयोग यही बताएगा कि सादगी में कितना साहस है। पहला मामला आया एक व्यापारी का, जिसने शिकायत की कि उसके बकरी के लिए दी गई दाना चोरी हुआ है। भोला ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बकरी ने खुद रोके रखा था क्या? काना फूसी हुई पर चपला बोला, भोजने के समय बकरी क्या बताती? चुप। भोला ने तुरंत आदेश दिया, दुकानदार को भुगतान दो और बकरी को मिठाई खिलाओ। दरबार हंस पड़ा, पर अकबर ने चुप रहकर देखा। व्यापारी ने धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर गया। भोला की सादगी ने व्यापारी की समस्या का हल तो नहीं निकाला, पर उसने न्याय की भावना से प्रभावित होकर शोर शराबे को शांत कर दिया। अकबर ने अंदर से मुस्कुराते हुए नोट किया कि कभी कभी सरलता ही समस्या का हल बन जाती है। कम से कम लोगों का मन शांत हो जाता है। फिर आया एक मामला जहां छोटी सी थैली गायब हो गई थी, जिसमें एक पुराने सैनिक का छोटा सा अखबार और एक पाव भर मिठाई रखी थी। चपला ने सनक में कहा, थैली को ढूंढना होगा। किसने देखा? कोई नहीं बोला। चपला ने तब कदम उठाया। वो उठकर खुद से थैली की तलाश करने लगा। तस्वीरों को उलट मुलट देखा, लोगों से पूछा और अंततः थैली एक बर्तन के पीछे मिली। उसने थैली ढूंढकर हाथ में ले ली और जोर से बोला, देखा, सच हमेशा छिपकर नहीं रहता। उसकी सादगी और तेज तर्रार चाल ने सबको चौंका दिया। मूर्ख समझे जाने वाले आदमी ने समस्या को हल करने का व्यावहारिक तरीका निकाल लिया। अकबर की आंखों में और चमक आ गई। ये तो वो ढूंढ रहे थे, सादगी के भीतर छुपी हुई सजगता। इन छोटे छोटे मामलों के बीच भोला और चपला दिन भर नए नए घटनाओं से जूझते रहे। कभी भोला गलती से महल के फूलों की ऊंची काष्ठी में पाव रख देता, तो चपला शाही घोड़े की नाल में उपहार बांध देता। छोटी छोटी चूके पर दरबार में भीड़ हंसने लगती। पर लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि इन दोनों की हर गलती में एक तरह का निहित सौंदर्य और मानवता है। वे बिना दिखावे के काम करते थे।
वे सीधे थे और उनकी बेझिझक ईमानदारी दरबार की खट्टी मीठी राजनीति से बिल्कुल अलग थी। समय के साथ एक बड़ी मुश्किल दरबार में आई। शहर में अचानक धान्य की चोरी होने लगी थी और लोग भयभीत थे। अकबर ने पता लगाया कि यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है, किसी बड़े जाल का हिस्सा था। पर उसने दरबार में 2 नए मंत्रियों का परीक्षण करने का अवसर देखा। इन्हें ही भेजो, उसने ठंडी आवाज में कहा। सभी ने हैरानी से पूछा, जहांपनाह, ये दोनों? अकबर ने सिर हिलाया, हां। और भोला व चपला को शहर के पास व्यापारिक बाजार में भेज दिया गया कि वे चोरी का पता लगाएं। भोला ने जैसा किया वैसा सोचना मुश्किल था। उसने चुपचाप बाजार जाकर हर दुकान के सामने बैठकर लोगों से बात की। वो जानता था कि शहर के लोग सीधे दिल के होते हैं। जब कोई सच बताता है तो कई बार लोग मदद कर देते हैं। चपला ने दूसरी तरकीब अपनाई। उसने चोरी की रात के बारे में नाटक किया, दरियावाजे पर रात गुजारी और कुछ लोगों के साथ बातों में मशगूल रहा। दोनों की मासूमियत और सीधी चाल ने चौंकाने वाला परिणाम दिया। उनके अनौपचारिक तरीकों से व्यापारियों का भरोसा जिंदा हो गया और चोरी से जुड़ी छोटी छोटी बातें सामने आने लगी, जो पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी बन सकती थी। थोड़ी ही देर में पता चला कि चोरी दरअसल एक बड़े व्यापारी और उसके कुछ ठेकेदारों का खेल था। वे आटे और चावल को अलग अलग पैक कर बाहर भेज रहे थे और नकल करके कुछ सामान जहां बेच रहे थे। चपला और भोला की सीधी सरल पूछताछ ने इन तारों को जोड़ दिया। अकबर ने तब दरबार में उन्हें बुलाया और देखा कि दोनों पर थकेपन की झलक है, पर आंखों में संतोष भी था। उसने पूछा, क्यों वापस आए? भोला ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, लोग भावाने हैं और जब हम उनसे प्यार से बोले तो उन्होंने सब बता दिया। चपला ने जोड़ा, हमने छुपकर नहीं देखा, हमने बस पूछा और सुना। अकबर ने दोनों के माथे पर हाथ फेरा और सबके सामने घोषणा की, सच्चाई सिर्फ बुद्धि से नहीं, दिल से भी मिलती है। कभी कभी हम इतनी चालाकी दिखा देते हैं कि सच्चाई हार जाती है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर एक और मजेदार मोड़ आया। दरबार के बाहर एक छोटी सी प्रतियोगिता रख दी गई, जहां भोला और चपला को भीख मांगने का दिखावा करना था, क्योंकि अकबर देखना चाहते थे कि इनकी मूर्खता किस तरह से लोगों के साथ जुड़ती है। भोला ने जैसे ही पुरानी बोरी उठाई और चपलता से कहा, भाई लोग, कुछ दे दो, घर में आम बहुत कम आए हैं। लोग हंसे, पर जो छोटे छोटे उपहार आए, उन उपहारों में किसी ने राजा के लिए भेजे गए फरमान की एक प्रति भी दे दी थी। ये फरमान चोरी के तारों से जुड़ा हुआ था और चपला की चपलता ने तुरंत नोटिस कर लिया। दोनों ने हंसते हंसते अकबर को सूचना दी और इस बार चोरी की जड़ें और भी गहरी निकली। कुछ दरबारियों का हाथ भी इसमें था। अब कहानी और दिलचस्प हो गई, क्योंकि जहांपनाह ने चाहा तो ये मामला राजसी राजनीति से जुड़ सकता था, पर इस बार उसने निकटता और सादगी की जीत दर्ज की। उसने न केवल चोरी करने वालों को सजा दी, बल्कि उन्हीं दरबारियों को भी जिम्मेदारियों से हटाया जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। भोला और चपला को इनाम में समुदाय के उन हिस्सों की देखभाल सौंपी गई जहां न्याय और मासूमियत की जरूरत थी। किसानों के बाजार, अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन का आयोजन। ये सब देखते हुए दरबार में कुछ लोग खिन्न भी हुए। महाराज, मूर्खों को इतना अधिकार देना ठीक नहीं, उन्होंने कहा। पर अकबर ने हंसते हुए कहा, जो लोग दुख में हों, वो चतुराइयों से नहीं, सादगी से उलझते हैं। इन 2 कान्हों की मासूमियत ने लोगों के बीच विश्वास बहाल किया। यही असली सफलता है। और उसने उन पर अपनी एक नजर और रख दी। सिखाने के साथ साथ वो सम्मान भी देना चाहता था, जो सादगी को मिलना चाहिए था। समय बीतता गया और भोला चपला दोनों की लोकप्रियता बढ़ती गई। वे अब दरबार में शोभा बन गए थे, पर साथ ही लोगों के दिलों में एक अलग तरह की जगह भी बना ली, जहां छोटी छोटी समस्याओं का हल प्यार और ईमानदारी से होता था। पर जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है,
वैसे ही यहां भी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एक रात जहां पनाह के महल के पास अचानक एक आवाज उठी, काहे के महलों, गरीबों के गर्दन पर जंजीर। ये आवाज भोला की थी, जिसने रात में निकलकर उन इलाकों का निरीक्षण किया जहां गरीब लोगों को राशन सही तरीके से नहीं मिल रहा था। उसने देखा कि कुछ दरबारियों ने राशन के बांटने में गड़बड़ी की थी और उसने सुबह दरबार में आकर बड़ी बेबाकी से कहा। चपला ने भी साथ दिया, हमने देखा है सब कुछ। अकबर को यह बात अच्छी लगी। ये दिखाता था कि दोनों सिर्फ हंसी ठिठोली के लिए नहीं थे, बल्कि उनकी आत्मा में न्याय की चाह थी। उसने तत्कालीन मंत्रियों को बुलाया और कहा, जो काम तुमने लापरवाही से किया है उसे ठीक करो। अगर तुमने निष्ठा से काम किया होता तो भोला और चपला को गलत साबित नहीं करते। उस दिन दरबार में सबको लगा कि सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई है। मूर्खता नहीं, पर सादगी की शक्ति ने बुराई पर विजय पाई थी। दरबार की कहानियां अब लोगों के घर घर पहुंचने लगी। कहीं भोज आयोजित होता तो लोग कहते, भोला और चपला भी आ रहे हैं। कहीं गांव के मेले में बच्चे उनकी नकल करते तो बूढ़े खुश होते। पर दोनों ने कभी भी उस प्रसिद्धि पर अड़कर अपना स्वभाव नहीं बदला। भोला आज भी वही भोला था। कभी कभी आदेश सुनकर सीधे सीधे कह देता कि महाराज, आपकी बात समझ नहीं आई पर आपकी आंखों में सच नजर आता है। और चपला अभी भी वही चपला था, जिसकी हर बात में हंसी और हल्की सी शरारत होती थी। पर इन दोनों के बीच एक नए किस्से की नींव भी रख दी गई थी। उनकी जोड़ी अब दरबार की प्रीत बन चुकी थी। वे मूर्ख थे, पर दूसरों के लिए वे कभी कभी देवता से कम नहीं रहे। कई महीनों के बाद एक बड़ा उत्सव आया। अकबर ने सोचा कि क्यों न इस उत्सव में भोला चपला को विशेष दर्जा दिया जाए। उत्सव के दिन महल के आंगन में रंग बिरंगी रोशनी, संगीत और ठुमके थे। अकबर ने फिर एक छोटी सी परीक्षा रखी। वो जनता से पूछना चाहता था कि क्या सच्चा न्याय केवल कानून से आता है या लोगों के बीच की भलाई से भी। भोला और चपला दोनों को मंच पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि वे क्या समझते हैं। भोला ने बिना किसी शौक के कहा, जहांपना, न्याय तो सबको चाहिए, पर जब किसी की थाली खाली हो तो उसको हल्का फुल्का सुख भी चाहिए। हंसी, बात और खाना, वही असली न्याय है। चपला ने हंसते हुए कहा, और जहांपना, अगर आप मुझसे सीधे सवाल पूछोगे तो मैं झूठ मत बोलूंगा, क्योंकि झूठ की महक दूर तक बढ़ती है। इस छोटी सी बात ने सबका मन जीत लिया। लोगों ने तालियां बजाई और अकबर ने फिर कहा, आज हमने देखा कि बुद्धिमत्ता और मासूमियत दोनों की जरूरत है। किसी को हल्के में लेना भी बुद्धि हो सकती है, और कभी कभी सीधी राही सबसे तेज राह होती है। आखिर कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आया। एक दिन महल के बाहर एक छोटी बच्ची खो गई। खोजते खोजते सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोगों ने जहांपनाह से मदद मांगी, पर उसने कहा, इस बार मैं तुम लोगों के भरोसे नहीं रहूंगा। भोला और चपला जाओ और बच्ची को ढूंढ लाओ। दोनों निकल पड़े और इस बार उन्होंने वही तरीका अपनाया जो उनकी पहचान बन चुका था। भोला कस्बे की गलियों में लोगों से सच पूछता और चपला रास्तों पर जाके लोगों से बातों में उलझता। वे बच्ची के लिए हर उस आवाज को सुनते जो शायद किसी बच्चे की हंसी जैसी हो। और कुछ घंटों में ही बच्ची ढूंढ ली गई। वो एक पुराने नाई की दुकान के पीछे खेल रही थी। उसकी मां रोती रही और दोनों मंत्रियों की आंखों में चमक दिखी। उनकी सादगी ने फिर से जीवन बचाया था। अकबर ने देखा कि इन दो मूर्ख मंत्रियों की सच्ची कामयाबी यह है कि वे लोगों के दिल तक पहुंच चुके हैं। वे राजनीतिज्ञों की तरह नहीं बनना चाहते थे। उनका असली हथियार मुस्कान, सहजता और सच्चाई थी। उस दिन अकबर ने घोषणा की, इन दोनों को राजसेवक नहीं बल्कि जनता के रक्षक कहिए। और ये नाम दोनों के लिए किसी ताज से कम नहीं था। कहानी का अंत इस बात पर नहीं कि कौन बड़ा चतुर निकला, बल्कि ये कि कैसे भोला और चपला ने अपने भोलेपन से किसी की मदद की। वे मूर्ख थे, पर उनकी मूर्खता के पीछे छिपी मासूमियत ने कई बार बड़े बड़े जाल काट दिए। दरबार के लोग अब समझ चुके थे
कि बुद्धिमत्ता का अर्थ सिर्फ चतुराई नहीं, कभी कभी वही सादगी जो किसी को मूर्ख दिखाई दे, समाज में बड़ा बदलाव ला देती है। अकबर की दरबार में लोगों ने याद रखा कि कैसे एक शहंशाह ने दो साधारण इंसानों की सादगी को समझा और उसे जनता के लिए उपयोगी बना दिया। भोला और चपला ने अपनी गवई सादगी में रहते हुए दुनिया को ये सिखाया कि इंसानियत किसी भी पद से ऊपर होती है। आज भी जब किसी गांव में बच्चे किसी छोटी सी गलती पर खुश हो जाते हैं या लोग किसी के लिए अनायास मदद कर देते हैं, तो बूढ़े कहते हैं, याद रखो, अकबर के दो मूर्ख मंत्री थे जो सबसे बुद्धिमान निकले। और इस तरह उनकी कहानी लोगों के दिलों में हंसी के साथ साथ एक गहरी सीख बनकर रह गई कि सादगी और ईमानदारी में जो शक्ति है वो किसी भी मुट्ठी भर चतुराई से बड़ी होती है। बीरबल ने खुद ही दरबार से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। ये बात जैसे किसी तेज बिजली की तरह फैल गई। जहांपनाह के महल की दीवारों पर, राजकाज की तमाम फाइलों के बीच, बाजार की चबूतरों पर और गांव-गांव की चौपालों में किसी ने कहा कि बीरबल ने निश्चय तौहीन किया है, किसी ने कहा वो बीमारी की वजह से गया होगा। पर सच तो ये था कि बीरबल ने अपने मन में एक दिन पहले तक जो हलचल थी उसे शांत करने के लिए ही ये कदम उठाया था। सुबह की उस बेला में जब सूरज ने अभी अभी लालिमा महल की दीवारों पर बिखेरी थी, बीरबल महल के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी पगड़ी पर सूती धोबन की खुशबू अभी तक ताजा थी और आंखों में कोई अजीब सी गंभीरता थी। लोग सोचते रहे कि आज फिर कोई चुटकुला होगा, कोई नई चाल। पर बीरबल ने बिना किसी हंसी के अपना फरमान पढ़ा। उसने कहा, जहांपनाह, अब मैं दरबार नहीं रहूंगा। मैं कुछ समय के लिए दरबार से बाहर जा रहा हूं। कुछ दरबारी तो हंस पड़े, कुछ के चेहरे पर संदेह था और जहांपनाह अकबर के चेहरे पर एक लहर सी गंभीरता आ गई। अकबर चुप रहा। दरबार ने सोचा कि ये बीरबल की कोई शरारत है, वो क्या करेगा बिना बीरबल के सलाह के। पर बीरबल ने ठाके नहीं लगाए, न किसी जोक से बात को हल्का किया। उसने अपने आप को दरबार से अलग करने का संकेत कुछ इस तरह दिया कि प्रत्येक शब्द में उसका तर्क साफ झलक रहा था। वो अपनी सूझबूझ को जनता के करीब ले जाना चाहता था। उसने कहा कि शहंशाह का हर निर्णय जनता के लिए है और अगर कोई मंत्री केवल हंसी ठिठोली में उलझ गया तो वो कहीं न कहीं लोगों की सच्ची दुर्दशा नहीं देख पाएगा। इसलिए अब वो खुद उन गलियों और खेतों में जाकर लोगों की जुबानी बातें सुनना चाहता है। अकबर ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, न तो किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है और न ही मैं किसी से भागता हूं। पर जब दरबार की दीवारें इतनी ऊंची हो कि बाहर की हवा नहीं आ पाती, तो जो बातें वहां से परे हैं वे गुम हो जाती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन बातों को सुनूं जो हवाओं में उड़ती है। किसान की चिंता, दुकानदार की दुविधा, मां की चुप्पी। तभी मैं सचमुच समझ पाऊंगा कि आपकी न्यायप्रियता का असर किस तरह से जनता के जीवन में उतर रहा है। अकबर ने बीरबल की आंखों में वो बात देख ली जो किसी भी बारे में और किसी भी तानाशाह के दिल में नहीं छिपती, सत्य की चाहत। उसने बीरबल के निर्णय का सम्मान किया, पर साथ ही कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। जैसा भी कुछ होगा, तुम पर यह जिम्मेदारी रहेगी कि तुम जो भी देखो वही सच्चाई मेरे सामने रखो, ताकि मैं बिना किसी भ्रम के निर्णय कर सकूं। बीरबल ने पूछते हुए सिर किया और कहा, जहांपनाह, जैसा आप कहेंगे। और इस तरह वो दिन आया जब बीरबल को दरबार की रस्मों से उठकर बाहर निकलना पड़ा। उसने महल का वो छोटा सा तिजोरी खोला जिसमें उसने वर्षों की छोटी छोटी बचत रखी थी। कुछ कपड़े और एक पुराना सफरनामा लिया और बिना शोर शराबे के निकल पड़ा। लोगों को यही लगा कि बीरबल थोड़े दिन की सैर पर गया है, पर बीरबल ने खुद को साधारण कपड़ों में बदला और भीड़ में मिल गया। किसी ने उसे पहचाना न था, क्योंकि उसने अपनी मुखर मुस्कान को दबाकर एक शांत, सुनने वाला चेहरे पर ढाल रख लिया था। पहली बार जब वो गांव के पास पहुंचा तो उसने लोगों को उन बातों के बारे में सुना जो दरबार तक पहुंचती ही नहीं थी।
उसने एक बूढ़े किसान से जाना कि कैसे फसल की मंडी में दलालों ने उसकी उपज का दाम घटा दिया और उसे बाजार की दूरी में फंसा दिया। उसने एक मां की आंसू भरी कहानी सुनी जो कह रही थी कि उसके ससुराल वालों ने बेटी की शादी के लिए अब जो दहेज मांगा है वो उसकी ललक नहीं है पर मजबूरी है। बीरबल ने हर बात ध्यान से सुनी, कभी सवाल किए, कभी बिना बोले केवल सिर हिलाया और कभी कभी बस हाथ जोड़कर किसी की बात का सहारा बना। वहां पर उसने देखा कि कई बार लोग नियत रूप से सच्चाई से परे धकेले जाते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं, शर्माते हैं या उन्हें लगता है कि उनकी छोटी छोटी बातों का कोई महत्व नहीं। बीरबल को यह समझ आया कि दरबार की नीतियां और फैसले केवल मुकद्दर नहीं बदलते अगर लोग अपनी जुबान खोलते और अपना दर्द साझा करते। इसलिए उसने ठान लिया कि वो जो कुछ भी सुनता है उसे केवल सुनकर वहां नहीं छोड़ेगा। वो छोटे छोटे उपाय करके उन्हें आसान बनाने की कोशिश करेगा। एक दिन उसने देखा कि किसी गांव के कुएं पर लोग पानी निकालते और उसे दुकानदारों को बेचते हैं, पर कुछ लोग कुएं के पास बच्चों को भेजकर पानी चुराते हैं। बीरबल ने वहां छिपकर देखा और फिर एक शाम को गांव वालों को बुलाकर कहा, क्यों ना हम कुएं के पास एक छोटा सा सहायता केंद्र बनाते हैं जहां गरीबों के लिए कुछ बर्तन मुफ्त हो। उस सरल से विचार ने गांव में आपसी सहयोग जगाया। लोगों ने मिलकर कुछ बर्तन दान किए और बीरबल ने गांव में एक छोटा सा खजाना स्थापित किया जिसका रजिस्टर भी उसने स्वयं रखा। वहां से लौटते हुए उसने शहर के बाहरी मोहल्लों में भी देखा कि कैसे कुछ लोग शहंशाह की दी हुई राहत के कागजों का सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें सरकारी दफ्तरों में जाने का समय नहीं मिलता। बीरबल ने गांव के सज्जनों की मदद ली और एक सरल पक्का रास्ता निकाला। वो खुद दफ्तर गया, अधिकारियों से बचना सीने की तरह मीठी बातों से लगा और कहा, भाइयों, कुछ लोग दूर शहर से आते हैं, अपने काम से जूझते हैं, क्या आप कुछ का काम आसान कर सकते हैं? अधिकारी पहले चिढ़े पर फिर बीरबल की गंभीरता और सरलता से प्रभावित हुए और नियमों में थोड़ी लचीलापन दिखा दिया। बीरबल के अस्तित्व में जो बदलाव आया वो सिर्फ लोगों के लिए सहारा नहीं था, बल्कि उसके अपने भीतर की समझ को भी ताजा कर गया। उसने महसूस किया कि न्याय का एक तत्व कानून है और दूसरा तत्व मनुष्यता। वो दिन रात इन दोनों तत्वों के बीच की कड़ी खोजने लगा। कभी कभी कानून सख्त होता है पर मनुष्यता उसे नरम कर देती है। कभी कभी नियम इतने ढीले हो जाते हैं कि उनका दुरुपयोग होता है। बीरबल ने यह जाना कि असली समझ इन दो का संतुलन करना है। कई महीनों तक ऐसी यात्राएं चलती रही। बीरबल की कथाएं गांव गांव पहुंच गईं। लोग कहते थे कि महल से एक बुद्धिमान आदमी आया था जो बिना किसी दिखावे के उनकी समस्या सुलझा गया। पर गौर करने वाली बात यह थी कि बीरबल ने किसी के लिए भी ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। उसने अपने काम को चुपचाप किया। किसी ने छीनी हुई भूख को 2 रोटी दे दी, किसी ने नकल किए हुए दस्तावेजों को सही करवाया, किसी के बच्चे का इलाज करवा दिया। उसकी छोटी छोटी कार्रवाइयों ने लोगों का विश्वास वापस जगा दिया। इसी बीच महल में भी हालात बदल रहे थे। अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी थी। न केवल उसके विनोद की बल्कि उसकी सादगी और कठोर सच्चाई बताने की आदत की भी कमी। कई बार अकबर ने दरबार के दरवाजे से बाहर तक देखा, जैसे कोई खोया हुआ मित्र वापस आएगा। उसने कई बार आदेश दिए कि बीरबल को खोजो, पर जिसके पास सोची समझी बातें हों, वे कहते कि बीरबल को उसकी आजादी दी जानी चाहिए क्योंकि वह जो चाहता है वही कर रहा है। पर कुछ दरबारी ऐसे थे जो साबित करना चाहते थे कि बिना बीरबल के दरबार भी संभल सकता है, पर यह असंभव था। एक दिन अकबर ने स्वयं निर्णय लिया कि वो बीरबल की खोज करेगा। उसने कुछ गुप्त लोगों को भेजा, पर बीरबल इतनी बुद्धिमत्ता से छिपा था कि कोई उसे सीधे पकड़ न पाया। अंततः अकबर ने खुद बीरबल के खोज में सवार होकर गांवों का रुख किया। जब वो एक छोटे से मेले में पहुंचा तो पाया कि मेले में लोग हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुछ पुराने लोग बीरबल की बातें सुना रहे थे। अकबर ने भीड़ में खड़े होकर देखा और अचानक बीरबल की एक हल्की आवाज आई, जहांपनाह।
अकबर ने पलटा और बीरबल सामने था, पर अब वो वही बीरबल नहीं था जिसने महल में चुटकुले सुनाए थे। उसकी आंखों में अब जनता की कहानियों की गहराई थी। अकबर ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां वही कर रहा हूं जो कहता था, झूठ को सामने लाना, सच को सुनना और जो छूटा हुआ है उसे जोड़ना। अकबर ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर बोला, तुमने जो कुछ किया है मुझे उस पर गर्व है, पर बताओ, क्या तुम्हें मेरे दरबार की जरूरत नहीं रहती? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दरबार जरूरी है, पर मैं चाहता हूं कि तुम जब न्याय दो तो लोगों की हंसी और आंसू दोनों को सुनना न भूलो। अकबर ने सोचा और फिर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ बोला, तो क्या तुम वापस आओगे? बीरबल ने आंखों में आग लिए कहा, मैं वापस तभी आऊंगा जब मैं समझ लूं कि यहां बैठकर किए गए निर्णयों का असर धरातल तक पहुंच रहा है। अकबर ने ठहर कर कहा, ठीक है, तुम्हारे बिना मैं भी कुछ सीखूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे विश्वास का हकदार हूं, पर आज मेरी परीक्षा भी है। मैं जनता के बीच जाकर देखूंगा कि मेरे फैसले किस तरह उतरते हैं। और इस तरह अकबर ने भी कुछ समय के लिए महल से बाहर रहना तय किया। उन्होंने दोनों ने मिलकर तय किया कि दरबार और जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए वे निजी तौर पर ही ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे, बिना शोर शराबे के, और वहां के लोगों से सीधे मिलकर वो सब सुनेंगे जो चिथड़ों में दब कर रह गया है। यदि बीरबल ने खुद को दरबार से बाहर कर लिया था, तो वो मौका था कि दरबार भी वही करे। ख्वाहिशें और कदम एक होंगे। समय ने अपने काम किए। बीरबल और अकबर ने कई बार साथ रहकर कार्य किए। कभी बीरबल जनता की पीड़ा सुनने गया तो अकबर ने उस पर कार्रवाई की। कभी अकबर स्वयं एक समस्या समझकर सरकार की नीतियों में बदलाव लाया और बीरबल ने उसकी सच्चाई जनता तक पहुंचाई। बीरबल की बातें अब दरबार में फिर से गूंजने लगी, पर इस बार उनकी गूंज अधिक गहरी और सबल थी। वो केवल हंसी का स्रोत नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसा इंसानी पुल बन गया था जो महल और जनता के बीच व्यवहारिक बदलाव लाने लगा। कई वर्षों के बाद जब लोग बीरबल की कहानियां सुनते हैं, तो वे केवल हंसी के किस्से नहीं सुनते, वे उस दिन की कहानी भी सुनाते हैं जब बीरबल ने खुद को दरबार से बाहर निकाल लिया था, क्योंकि उसी दिन से असल काम शुरू हुआ। उस दिन बीरबल ने दरबार छोड़कर नहीं भागा। उसने केवल अपने आप को वहां से अलग कर लिया ताकि वो उस जमीन को महसूस कर सके जहां जनता रहती थी। उसने ये दिखाया कि कभी कभी एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पद से उतरकर वो समर्थन खोजना पड़ता है जो सिर्फ महल की दीवारों में नजर नहीं आता। और लिहाजा ये कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं, बल्कि उसकी समझ के बारे में है कि क्या असली शक्ति यही है कि आप किसी कुर्सी पर बैठकर आदेश दे, या ये कि आप उस कड़वे सच को सुनकर उस पर अमल करवाने का साहस रखें। बीरबल ने जब खुद को दरबार से बाहर निकाला तो उसने खुद को जनता के बीच रखा, और उससे जो लौ निकली वो अकबर के दरबार को एक नए अर्थ में लौटा दी। एक ऐसा दरबार जो अब सिर्फ फैसले नहीं करता था, बल्कि सुनता, समझता और बदलता भी था। अकबर के दरबार में उस दिन अजीब सा हलचल थी। सुबह की रश्मियां महल की पथरीली सतहों पर फैल रही थी और बाजार से आती आवाजें धीरे धीरे दरबार तक पहुंच रही थी। पर आज कुछ और था। एक अजनबी रंग, एक अनजान सी चाल जो लोगों की आंखों में झलक रही थी। लोग बातों में फुसफुसा रहे थे कि राजस्थान से कुछ व्यापारियों का जत्था आया है। बड़े बड़े ऊंचे पगड़ी वाले, चेहरों पर सुनहरी दुपट्टियों की छाया, और साथ में कुछ ऐसे लोग जो बातों में तेज और चालों में कुशल दिखते थे। इनमें से कुछ की आंखों में शरारत थी, कुछ की चाल में किस्सों की गूंज, और ये सब अकबर की जिज्ञासा को झकझोर रहा था। अकबर ने आज दरबार बुलाया था ताकि नए आए व्यापारियों को सुना जा सके। वे लोग शान से महल के द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़कर सलामी दी और अपने साथ लाई हुई वस्तुओं की रंगीन चौखट पेश की। रंग बिरंगे कंबल, चमकदार घड़ियाल, पत्थर की नक्काशी और कुछ सुनहरी कंगन जो दूर दूर तक के बाजारों से लगने वाले थे। पर इन वस्तुओं से भी ज्यादा ध्यान लोगों का उस जत्थे के बीच खड़े
4 व्यक्तियों पर टिक गया। उनके चाल चलन में वे अलग थे। हंसते हंसते भी उनकी आंखें निगाहों से किसी चीज को तोल रही थी। कुछ दरबारी कहते रहे कि वे राजस्थानी चालबाज हैं, बड़े छल वाले लुटेरे। पर अकबर ने अपनी आदत के अनुसार धैर्य से कहा, सबको सुनो और जो अच्छा लगे उसके बारे में विचार करो। जत्थे के मुखिया ने जब अपनी बात शुरू की तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाले ज्यों ही मुरझा गए। उसने कहा कि वे दूर राजस्थान से आए हैं, वे सस्ते पर वस्तुएं बेचने आए हैं। पर उनकी असल बात थी, वे अद्भुत नाटक दिखाने और लोगों का मनोरंजन करने के बहाने शाही दरबारों में आकर तरह तरह की चालें चल देते थे। अकबर ने उनकी चालाकी और बातें सुनी, पर उसके भीतर एक संदेह भी जग गया। उसने देखा कि इन चालबाजों की बातों में कुछ गणना है। हर हंसी के पीछे एक कारण और हर प्रश्न के पीछे एक जाल। उसने अपने विश्वास पात्रों की ओर देखा। उनकी आंखों से उसे संकेत मिला कि कुछ भी हो, इस तरह के लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरबार में बैठा हुआ एक बूढ़ा दरबारी जो इन चालबाजों की बातें सुन रहा था, धीरे से हंसा और बोला, जहांपनाह, ये लोग अच्छे कलाकार हैं, पर चालबाज भी होते हैं। ऐसे लोग केवल आपका मनोरंजन नहीं करते, वे लोगों की आंखों में धूल भी झोंक सकते हैं। पर अकबर ने कहा, हर किसी को उसकी कला के अनुसार आजमाना चाहिए। उसने आदेश दिया कि चालबाजों को कुछ दिनों के लिए शहर में रहने दिया जाए और उनकी कलाएं देखी जाए, पर साथ ही कुछ गुप्त निगरानी करने के भी आदेश दिए गए, क्योंकि अकबर को यह महसूस था कि मजाक और चालाकी के बीच अक्सर पतली रेखा होती है। चालबाजों ने शहर में ऐसा उत्साह फैला दिया जैसे किसी मेले की लय आ गई हो। वे दिन में बाजारों में जाल फेंकते, लोगों से कविताएं और कहानियां सुनते और रात में महल के पास रात गुजारते। उनकी बातें लोगों को लुभाने लगी। वहां के छोटे व्यापारी और मजदूर भी उनकी कला के दीवाने हो गए। पर शहर के कुछ बुजुर्ग और समझदार लोग कहते रहे कि ये लोग सतर्कता मांगते हैं। उन चालबाजों के बीच एक युवक था, जिसके बालों की लट और चेहरे पर पड़ी हुई धूप उसकी पहचान बना रही थी। उसका नाम आमिर था और उसकी आंखों में वही लौ थी जो किसी राजस्थानी मरुभूमि में लंबी यात्राओं के बाद आती है। भूखे प्यासे जीवन की तेज रेखाएं और चालाकी का एक ठहराव। कई दिनों के बाद एक रात चालबाजों ने महल के समीप एक बड़ा तमाशा रखा। गीत, झूमर और ऐसे करतब कि बच्चों के होठों पर मुस्कान थम गई। अकबर भी निश्चल मन से बैठकर तमाशा देख रहा था। पर उसी समय कुछ लोग, जिनके पांव ज्यों ही तालाब के किनारे से गुजरते, उन्होंने देखा कि महल के पास एक छोटी स्वीकार पट्टी रखी हुई है, जिसमें कई अनमोल वस्तुएं रखी जाती थी। वे वस्तुएं राजसी दायित्वों के कुछ हिस्से थी। एक आध धनुष, कुछ दामिनी और एक छोटा सा पिटारा, जिसमें पुराने राजा की एक अंगूठी रखी होती थी। ये अंगूठी महल के लोगों के लिए यादें पुरखों की तरह कीमती थी और उसकी सुरक्षा बेहद मायने रखती थी। पर उस रात किसी ने देखा कि चालबाजों के बीच कुछ लोग निशब्दता से अंगूठी की ओर आंख लगाए हुए थे। अगले दिन पता चला कि अंगूठी गायब है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया और उसने कहा, जो भी इस चोरी में शामिल होगा उसे सख्ती से दंड मिलेगा। पर जनता का मन इस बात से परेशान था कि क्या केवल अजनबियों की वजह से ऐसा हुआ। कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा कि उन चालबाजों को ही शक के घेरे में लाना चाहिए। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर वो शांत स्वर में बोला, पहले सबूत लाओ, उसके बाद ही दोषी ठहराओ। उसने बगल में खड़े बीरबल की ओर देखा। बीपल, जिसकी बुद्धि और नापतौल दोनों ही जगजाहिर थे। बीरबल ने तुरंत इस मामले की तह तक जाने का सुझाव दिया, पर अकबर ने इस समय एक और परीक्षण करना चाहा। उसने चाहा कि चालबाजों के साथ रहकर देखा जाए कि उनके बीच कौन सच्चा और कौन धोखेबाज है। बीरबल ने अपने तरीके से काम शुरू किया। उसने चालबाजों में कुछ लोगों के साथ मिलकर उनसे रात के खाने पर बैठना शुरू किया, उनकी बातें सुनी और कुछ समय तक कानून दम में उनका व्यवहार देखा।
चालबाजों ने बेबाकी से अपनी यात्राओं की कहानियां सुनाई, पर बीरबल ने उनकी चालाक आंखों में एक बात देख ली। उनकी हर कहानी में एक फर्क था। कुछ कहानियां ऐसी थी जिनमें मासूमियत झलकती थी और कुछ में छुपे मकसद। बीरबल ने खामोशी से नोट किया कि आमिर, जो सबसे तेज और सबसे ज्यादा बुलंद था, वो किसी सच्चे कलाकार की तरह बोला, पर उसकी आंखों में झलकती भूख एक अलग प्रकार की थी। न सिर्फ पेट की, बल्कि उस अमीरी की भी जो उसकी राह में आई थी। बीरबल ने धीरे धीरे चालबाजों के बीच पनपते संबंधों का जाल खोजा। उसने पाया कि कुछ चालबाजों का एक समूह असल में लुटेरे थे। वे रात में महल के आसपास छिपकर छोटी छोटी वस्तुएं चुरा लेते और फिर उन्हें दूर रेगिस्तान के बाजारों में बेच देते। पर चालबाजों के बीच कुछ ऐसे भी थे जिनकी राहें अलग थी। वे सच्चे कलाकार थे, पर मजबूरी या साथी के दबाव में वे भी उन लोगों के साथ शामिल हो गए थे। बीरबल ने देखा कि अंगूठी की चोरी बड़ी योजनाबद्ध थी। किसी ने भीतर से मदद की थी। ये इंगित करता था कि महल के अंदर भी किसी ने मिलीभगत की थी। अकबर को जब ये बात पता चली तो उसके मन में मिश्रित भाव उठे। त्राहिकता, पीड़ा और परीक्षा की कड़ी सूझी। उसने तुरंत आदेश दिया कि चालबाजों को बंद करके रखो और महल के अंदरूनी कर्मचारियों की भी जांच होनी चाहिए। पर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला कदम सजा देना नहीं, कारण जानना है। सजा तब दीजिए जब सबूत हाथ में हो। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकार की और कहा कि वो एक नाटक करेगा। एक ऐसा नाटक जिसमें चालबाजों को दिखा दिया जाएगा कि अंगूठी महल में फिर से मिल गई है। बीरबल ने अपनी चतुरता से एक नकली अंगूठी तैयार करवाई और महल के उस छोटे से तिजोरी में रख दी जहां असली कब्जा भी था। अगले दिन सुबह महल में फिर शोर मचा। नकली अंगूठी गायब थी। चालबाजों के बीच दोबारा अविश्वास फैल गया और अकबर ने आदेश दिया कि ताकि दोषी खुद ही पकड़ा जाए। आज से हर किसी पर कड़ी निगरानी रखी जाए और चालबाजों की महल के बाहर की गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाए। बीरबल ने इस सब के बीच एक और सूझबूझ का प्रयोग किया। वो अपने कुछ भरोसेमंद नौकरों को चालबाजों के साथ मेला घूमने भेजना चाहता था, ताकि वे उनकी यात्राओं में छुपे हुए संकेतों को पकड़ सकें। कुछ दिनों के भीतर ही बीरबल के सहयोगियों ने एक अहम जानकारी पकड़ी। मेला की एक भीड़ में आमिर अकेला कहीं खो गया और किसी के साथ कुछ हंसी मजाक कर रहा था। बीरबल ने कहा कि वो आमिर का पीछा करेगा और जानना चाहेगा कि क्या आमिर सच में केवल कलाकार है या उसकी चाल कुछ और है। बीरबल ने खुद भीड़ में जाकर आमिर के पास पहुंचा और आमिर ने, जो अब तक अपनी बातों से लोगों को बहला रहा था, अचानक बुजुर्गों को देखकर झुका और बोला, मियां, तुम्हारा हाल ठीक है? उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी कि बीरबल साफ समझ गया कि आमिर में कोई दिल भी है। पर बीरबल ने उससे एक दो सवाल किए और आमिर से कुछ ऐसे संकेत निकाले जिनसे उसे मालूम हुआ कि आमिर का दिमाग किसी और जगह घूमता है। उसकी आंखें बार बार महल की ओर झांकती थी। अगली रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने महल के एक छोटे द्वार पर खुफिया प्रबंध किए और कुछ भरोसेमंद लोग वही अंधेरी रात में छुप गए। आमिर और उसके कुछ साथियों ने सोचा कि वे फिर से चोरी करके चले जाएंगे, पर बीरबल और अकबर की सूझबूझ ने उन्हें जाल में फंसा दिया। जब वे चोरी करने पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि दरवाजे पर तभी कुछ शोर मचा और वे पकड़ लिए गए। पर पकड़े जाने के बाद भी उनकी कहानी थी। किसी ने कहा कि वे मजबूरी में आए थे, किसी ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल मामूली चोरी थी ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सके। अकबर ने सुनने के बाद कहा, सिर्फ सजा देना ही न्याय नहीं है, हम ये भी देखेंगे कि किसने ऐसा करवाया और क्यों। बीरबल ने बताया कि कुछ महल के अंदरूनी कर्मचारी जो अपना हिस्सा मांगते थे, चोरी में मिलीभगत कर रहे थे। उन कर्मचारियों ने पैसा लिया और आगे जाकर चालबाजों को माल पहुंचाई। इसके पीछे वजह यह थी कि महल की कुछ नीतियां कड़ी थी और लोगों के अधिकारों की उपेक्षा हुई थी।
इसलिए उन कर्मचारियों ने अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी में हाथ मिलाया। अकबर को यह बात गहरी तक लगी। उसने तुरंत उन कर्मचारियों की कार्यशैली और वेतन पेमेंट की जांच शुरू की। उसने पाया कि पैसा और सम्मान के बीच पैदा हुआ वैमनस्य ही अपराध की जड़ थी। अकबर ने बुलाया और कहा, हमें केवल दोषियों को दंड नहीं देना, हमें इतनी व्यवस्था करनी होगी कि लोग मजबूरी में अपराध न करें। उसने कुछ कर्मचारियों को सजा दी, पर उन पर भारी मन से मेहरबानी भी बरती, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया था और उनकी हत्या करने जैसा अपराध नहीं था। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि महल के कर्मचारियों के हालात में सुधार हो, उनके वेतन और जीवन परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की मिलीभगत ना हो सके। चालबाजों में से कुछ को, जिनका हृदय सच्चा निकला और जो मजबूरी में फंसे थे, अकबर ने माफ कर दिया, पर वो उन पर कड़ी निगरानी रखेगा ताकि वे फिर गलती ना करें। आमिर, जिसने चोरी की नीयत से पहले ही खुद को बदलने की कोशिश की थी, उसने बीरबल से वादा किया कि अब वो सही राह पर चलेगा। अकबर ने उसे शाही कलाकार के रूप में सम्मानित किया और कहा कि कला का उपयोग लोगों को जोड़ने न कि तोड़ने के लिए होना चाहिए। इस घटना ने शहर में दार्शनिक बहस छेड़ दी। क्या चालाकी और चालबाजी केवल सजा के काबिल है, या उसके पीछे के कारणों को समझकर सुधार किया जाना चाहिए? अकबर ने इस सवाल का जवाब दिया कि सजा और सुधार दोनों आवश्यक है। कानून के बिना समाज असुरक्षित रहता है और बिना सहानुभूति के न्याय कट्टर हो सकता है। उसने न केवल चालबाजों के चोरी के जाल को काटा, बल्कि महल की व्यवस्थाओं में सुधार कराए, ताकि किसी भी प्रकार की मजबूरी अपराध की ओर न धकेल सके। समय के साथ चालबाजों की कहानी गांव-गांव फैल गई। किसी ने कहा कि अकबर ने कठोरता के साथ साथ दयालुता भी दिखाई। किसी ने कहा कि चालबाजों की कला को समाज में सही स्थान दिया गया। आमिर अब एक नया आदमी बन चुका था। वो अपने जोड़ीदार कलाकारों के साथ अब सच्चे तमाशे दिखाने लगा, जिनमें एक संदेश होता, ईमानदारी, सहानुभूति और न्याय की अहमियत। महल के कर्मचारी अब जानते थे कि उनका व्यवहार न केवल उनके लिए मायने रखता है, बल्कि उन निर्णयों का असर पूरे समाज पर पड़ता है। कहानी का अंतिम पहलू यह था कि राजस्थानी चालबाजों की आगंतुकता ने अकबर के दरबार को नई समझ दी। ये कि कभी कभी कोई घटना केवल दंड का विषय नहीं होती, बल्कि वो एक अवसर होती है सुधार और परिवर्तन की। चालबाजों की चालाकी ने दिखाया कि जहां शास्त्र और कानून नहीं पहुंचते, वहां कला और बातचीत पहुंच सकती है। और अकबर की समझदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार चलाकर न्याय नहीं मिलता, बल्कि सुनने, समझने और जरूरत के अनुसार बदलने से ही समाज में वास्तविक न्याय उतरता है। और इस तरह राजस्थानी चालबाज लुटेरों की कहानी अकबर के दरबार में केवल एक घटना नहीं रही, वो सीख बनकर आई कि मजबूरी और चालाकी के बीच का फर्क समझना जरूरी है, और कि शक्ति और दया का संतुलन ही किसी भी शहंशाह की असली पहचान होती है। अकबर एक दिन अचानक ऐसे समय में निकल पड़ा जब महल में सब कुछ ठहर तासा हुआ करता था। दरबार की हलचल, मंत्रियों की बातें, फौजों की पगडंडियां, ये सब उसके लिए परिचित हो चली थी, पर उसे अब उन पर भरोसा कम और जिज्ञासा ज्यादा होने लगी थी। उसने सोचा कि जंगल की अपनी आंखों से देखे बिना वो उन गांवों और आदिवासी इलाकों की सच्चाई कैसे समझ सकेगा, जहां से अक्सर सूचनाएं आती थी कि लोग उत्पीड़न सह रहे हैं, जमीनें छूट रही हैं और कुछ तंग लोग रातों रात आकर खेती बाड़ी को लूट लेते हैं। इसलिए उसने एक छोटा सा अनुष्ठान किया। अपने साथ केवल 2-3 भरोसेमंद सिपाहियों को लिया, साधारण कपड़े पहने और अज्ञात पथ पर निकल पड़ा। उसने कहा था कि वो एक साधारण यात्री की तरह जंगल में जाएगा और लोगों की बातें खुद से सुनेगा। जंगल की ओर बढ़ते हुए रास्ते ने अकबर को पहले से अलग दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। महल की साफसाज गली और सुव्यवस्थित चौराहों की जगह अब घना झाड़ झंखाड़, पगडंडिया और पक्षियों की अनवरत चहचहाहट थी। रास्ते भर उसने कई ऐसे गांव देखे जहां लोग थोड़े दुर्लभ साधनों में सादा जीवन जी रहे थे।
कुछ गांवों की महिलाएं खेतों में काम कर रही थी। बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और बुजुर्गों की आंखों में एक तरह की थकान थी। अकबर ने चुपचाप उतरकर उनसे बातें की। किसी ने कहा कि धान की मंडी में दलालों ने बहुत कम दाम दिया, किसी ने कहा कि कर बढ़ा दिए गए हैं, तो किसी ने दरबार के कागजों के बीच फंसी सहायता की बात कही। अकबर ने हर बात सुनकर अपने मन में नोट किया। उसकी इच्छा थी कि वो अकेले जाकर इस कड़वे सच को समझे और फिर उसी आधार पर कोई समाधान निकाले। एक दिन वो और उसके साथ के कुछ सिपाही जंगल के एक मार्ग पर चलते हुए पीछे छटते गए। रास्ता पेड़ों के घने पत्तों से ढका हुआ था और धूप की किरणें पत्तियों के बीच से छिटकती हुई जमीन पर सजीव बिखर रही थी। अकबर सोच ही रहा था कि कब तक वो सिर्फ सुनता रहेगा और कब वो उन नियमों में बदलाव लाएगा कि अचानक एक समूह उभरा। 14-15 आदिवासी, चेहरे पर मिट्टी के रंग, हाथों में लाठी और कुछ लोग बांटोले सा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखों में वह आग थी जो अकबर ने पहले कभी केवल किसी युद्ध में देखी थी, नरम पर दृढ़ और एक तरह की दृढ़ावस्था जो बता रही थी कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसी क्षण कुछ लोग जो अकबर के साथ थे डरकर पीछे हटे और तलवारें निकाली, पर अकबर ने हाथ उठाकर कहा कि वे शांत रहें। आदिवासी लोगों का मुखिया, जिसकी आंखों में घमंड कम और पीड़ा अधिक थी, आया और बोला, तुम कौन हो जो छिपकर हमारे जंगल में आते हो? उसकी आवाज में सीमित गुस्सा और तरह तरह के सवाल थे। अकबर ने बिना किसी ढके छिपे जवाब दिया कि वो एक यात्री है, उसे भोजन की जरूरत है और कुछ बात करनी है। पर आदिवासियों की आंखों ने उसकी सच्चाई पर शक किया। कई बार जंगल में नकली यात्री भी आते रहे जिन्हें बाद में लोगों ने लूटा और मार दिया था। फिर हुआ जो अकबर ने सोचा भी न था। सबसे बुजुर्ग आदिवासी चमकीले धन भरे किस्सों की बात करते सुनते हुए आक्रामक हुए। उन्होंने सोचा कि ये कोई शाही चालबाजी है। उनमें से कुछ ने अकबर और उसके साथियों को घेर लिया और राजसी लगने वाले कुछ आभूषणों और धन सामान को जब्त कर लिया। अकबर को घेरते हुए उन्होंने कहा कि महल के धन से जो सामान और भेजे जाते हैं वही जंगलों में उनके हिस्से को कम कर देते हैं। उनके खेत, उनके पेड़ और उनका अधिकार छिन रहा है। उनका गुस्सा वर्षों की उपेक्षा का परिणाम था और वे अब किसी भी कीमत पर अपना हिसाब मांग रहे थे। अकबर चुपचाप उनसे बैठ गया। वो जानता था कि क्रोध का सामना केवल तलवार से नहीं, समझ से भी करना होगा। आदिवासियों ने अकबर के सामान और शाही उपकरण लेना शुरू किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसके पीछे उनका कोई बड़ा राजकाजिक अर्थ होगा। उनके लिए यह संभवतः प्रतिशोध था उन रातों का जो उनके गांवों से चोरी की खबरों और खून खराबे की वजह से आती थी। वे अकबर के साथियों को जंगल की एक छोटी सी पगडंडी तक ले गए और वहां उन्हें बांध कर रख दिया। अकबर को अकेला छोड़कर वे वापस गांव की ओर चले गए। अकबर की आंखों में समंदर की गहराई जैसी शांति थी, पर भीतर उसका मन उबाल रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी गलती यह थी कि उसने बिना लोगों से गहरी बातें किए केवल सतह पर झांक कर निस्तारण करने की कोशिश की थी। अब जब उसका सामना उनके गुस्से से हो गया था तो उसे समझना था कि इस घटना की जड़ें कितनी गहरी है। रात जब धीरे धीरे घिराई तो अकबर ने अपने आप में ठहर कर देखा कि जंगल की हवाओं में भी एक संजीदा आवाज है, लोक गीतों की तरह, पर उस गीत में दर्द की सुरतें पड़ी हुई थी। उसने अपने साथियों से कहा कि उन्हें पिटाई मत करो, उन्हें भोजन दो और समझो कि लोग क्यों इतने उग्र हुए। पर उसके साथियों का डर बड़ा था। वे सोचते थे कि महाराज की हत्या एक बड़ी घटना होगी और उनका धर्म ही था कि वे शाही प्रतिष्ठा बचाएं। अकबर ने उन्हें संयम बरतने को कहा और खुद खामोशी में बैठ गया। उसने देखा कि कुछ आदिवासी उसने बांधे गए शाही लोगों के पास आकर बोले, तुमने हमारी जमीन को छीना, हमारे पेड़ों को काटा, हमारे पास आने वाले दलालों ने हमें बेचा, ये सब क्यों हुआ? उनकी भाषा में दर्द था। अकबर ने उस भाषा को अच्छी तरह समझा नहीं, पर उसकी आंखों ने उनकी आंखों की भाषा पढ़ ली।
यहां आत्मा की पुकार थी। अकबर ने तब वही किया जो उसने बहुत कम मौके पर किया था। उसने अपनी पहचान खोल दी। उसने कहा, मैं अकबर आजम हूं। उस घोषणा के साथ ही आदिवासियों में हलचल हुई। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य झलका, कुछ के चेहरे पर उल्लास और कुछ के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा। उन्होंने सोचा कि वो एक चाल है। कई बार राजा अपने आदमी भेजते हैं और वे अपना कानून चलाते हैं, पर राजा नहीं आते। पर अकबर की आंखों में कुछ अलग था। वो झूठ की तरह नहीं लग रहा था। फिर भी वे शंकित रहे और एक आदिवासी, जो सबसे बुजुर्ग था, आगे आया और बोला, अगर तुम सच कहते हो तो हमारे गांव आओ, हमारे लोगों को सुनो और हमारे प्रश्नों का जवाब दो, वरना तुम भी उसी तरह जाओगे जितने हमने अब तक भेजे हैं। अकबर ने बिना किसी झिझक के कहा कि वो और उसके कुछ सिपाही उनके साथ गांव चलेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना और देखा है उसे सच मानकर देखेंगे। लगा जिनमें एक संदेश होता, ईमानदारी, सहानुभूति और न्याय की अहमियत। महल के कर्मचारी अब जानते थे कि उनका व्यवहार न केवल उनके लिए मायने रखता है, बल्कि उन निर्णयों का असर पूरे समाज पर पड़ता है। कहानी का अंतिम पहलू यह था कि राजस्थानी चालबाजों की आगंतुकता ने अकबर के दरबार को नई समझ दी। ये कि कभी कभी कोई घटना केवल दंड का विषय नहीं होती, बल्कि वो एक अवसर होती है सुधार और परिवर्तन की। चालबाजों की चालाकी ने दिखाया कि जहां शास्त्र और कानून नहीं पहुंचते, वहां कला और बातचीत पहुंच सकती है। और अकबर की समझदारी ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार चलाकर न्याय नहीं मिलता, बल्कि सुनने, समझने और जरूरत के अनुसार बदलने से ही समाज में वास्तविक न्याय उतरता है। और इस तरह राजस्थानी चालबाज लुटेरों की कहानी अकबर के दरबार में केवल एक घटना नहीं रही, वो सीख बनकर आई कि मजबूरी और चालाकी के बीच का फर्क समझना जरूरी है, और कि शक्ति और दया का संतुलन ही किसी भी शहंशाह की असली पहचान होती है। अकबर एक दिन अचानक ऐसे समय में निकल पड़ा जब महल में सब कुछ ठहर तासा हुआ करता था। दरबार की हलचल, मंत्रियों की बातें, फौजों की पगडंडियां, ये सब उसके लिए परिचित हो चली थी। पर उसे अब उन पर भरोसा कम और जिज्ञासा ज्यादा होने लगी थी। उसने सोचा कि जंगल की अपनी आंखों से देखे बिना वो उन गांवों और आदिवासी इलाकों की सच्चाई कैसे समझ सकेगा, जहां से अक्सर सूचनाएं आती थी कि लोग उत्पीड़न सह रहे हैं, जमीनें छूट रही हैं और कुछ तंग लोग रातों रात आकर खेती बाड़ी को लूट लेते हैं। इसलिए उसने एक छोटा सा अनुष्ठान किया। अपने साथ केवल 2-3 भरोसेमंद सिपाहियों को लिया, साधारण कपड़े पहने और अज्ञात पथ पर निकल पड़ा। उसने कहा था कि वो एक साधारण यात्री की तरह जंगल में जाएगा और लोगों की बातें खुद से सुनेगा। जंगल की ओर बढ़ते हुए रास्ते ने अकबर को पहले से अलग दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। महल की साफसाज गली और सुव्यवस्थित चौराहों की जगह अब घना झाड़ झंखाड़, पगडंडिया और पक्षियों की अनवरत चहचहाहट थी। रास्ते भर उसने कई ऐसे गांव देखे जहां लोग थोड़े दुर्लभ साधनों में सादा जीवन जी रहे थे। कुछ गांवों की महिलाएं खेतों में काम कर रही थी, बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और बुजुर्गों की आंखों में एक तरह की थकान थी। अकबर ने चुपचाप उतरकर उनसे बातें की। किसी ने कहा कि धान की मंडी में दलालों ने बहुत कम दाम दिया, किसी ने कहा कि कर बढ़ा दिए गए हैं, तो किसी ने दरबार के कागजों के बीच फंसी सहायता की बात कही। अकबर ने हर बात सुनकर अपने मन में नोट किया। उसकी इच्छा थी कि वो अकेले जाकर इस कड़वे सच को समझे और फिर उसी आधार पर कोई समाधान निकाले। एक दिन वो और उसके साथ के कुछ सिपाही जंगल के एक मार्ग पर चलते हुए पीछे छटते गए। रास्ता पेड़ों के घने पत्तों से ढका हुआ था और धूप की किरणें पत्तियों के बीच से छिटकती हुई जमीन पर सजीव बिखर रही थी। अकबर सोच ही रहा था कि कब तक वो सिर्फ सुनता रहेगा और कब वो उन नियमों में बदलाव लाएगा कि अचानक एक समूह उभरा। 14-15 आदिवासी, चेहरे पर मिट्टी के रंग, हाथों में लाठी और कुछ लोग बांटोले सा बनाकर खड़े थे। उनकी आंखों में वह आग थी जो अकबर ने पहले कभी केवल किसी युद्ध में देखी थी।
नरम पर दृढ़, और एक तरह की दृढ़ावस्था जो बता रही थी कि अब और नहीं सहा जाएगा। उसी क्षण कुछ लोग जो अकबर के साथ थे डरकर पीछे हटे और तलवारें निकाली, पर अकबर ने हाथ उठाकर कहा कि वे शांत रहें। आदिवासी लोगों का मुखिया, जिसकी आंखों में घमंड कम और पीड़ा अधिक थी, आया और बोला, तुम कौन हो जो छिपकर हमारे जंगल में आते हो? उसकी आवाज में सीमित गुस्सा और तरह तरह के सवाल थे। अकबर ने बिना किसी ढके छिपे जवाब दिया कि वो एक यात्री है, उसे भोजन की जरूरत है और कुछ बात करनी है। पर आदिवासियों की आंखों ने उसकी सच्चाई पर शक किया। कई बार जंगल में नकली यात्री भी आते रहे, जिन्हें बाद में लोगों ने लूटा और मार दिया था। फिर हुआ जो अकबर ने सोचा भी न था। सबसे बुजुर्ग आदिवासी चमकीले धन भरे किस्सों की बात करते सुनते हुए आक्रामक हुए। उन्होंने सोचा कि ये कोई शाही चालबाजी है। उनमें से कुछ ने अकबर और उसके साथियों को घेर लिया और राजसी लगने वाले कुछ आभूषणों और धन सामान को जब्त कर लिया। अकबर को घेरते हुए उन्होंने कहा कि महल के धन से जो सामान और भेजे जाते हैं, वही जंगलों में उनके हिस्से को कम कर देते हैं। उनके खेत, उनके पेड़ और उनका अधिकार छिन रहा है। उनका गुस्सा वर्षों की उपेक्षा का परिणाम था और वे अब किसी भी कीमत पर अपना हिसाब मांग रहे थे। अकबर चुपचाप उनसे बैठ गया। वो जानता था कि क्रोध का सामना केवल तलवार से नहीं, समझ से भी करना होगा। आदिवासियों ने अकबर के सामान और शाही उपकरण लेना शुरू किया। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसके पीछे उनका कोई बड़ा राजकाजिक अर्थ होगा। उनके लिए यह संभवतः प्रतिशोध था उन रातों का जो उनके गांवों से चोरी की खबरों और खून खराबे की वजह से आती थी। वे अकबर के साथियों को जंगल की एक छोटी सी पगडंडी तक ले गए और वहां उन्हें बांध कर रख दिया। अकबर को अकेला छोड़कर वे वापस गांव की ओर चले गए। अकबर की आंखों में समंदर की गहराई जैसी शांति थी, पर भीतर उसका मन उबाल रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी गलती यह थी कि उसने बिना लोगों से गहरी बातें किए केवल सतह पर झांक कर निस्तारण करने की कोशिश की थी। अब जब उसका सामना उनके गुस्से से हो गया था, तो उसे समझना था कि इस घटना की जड़ें कितनी गहरी है। रात जब धीरे धीरे घिराई तो अकबर ने अपने आप में ठहर कर देखा कि जंगल की हवाओं में भी एक संजीदा आवाज है, लोकगीतों की तरह, पर उस गीत में दर्द की सुरतें पड़ी हुई थी। उसने अपने साथियों से कहा कि उन्हें पिटाई मत करो, उन्हें भोजन दो और समझो कि लोग क्यों इतने उग्र हुए। पर उसके साथियों का डर बड़ा था। वे सोचते थे कि महाराज की हत्या एक बड़ी घटना होगी और उनका धर्म ही था कि वे शाही प्रतिष्ठा बचाएं। अकबर ने उन्हें संयम बरतने को कहा और खुद खामोशी में बैठ गया। उसने देखा कि कुछ आदिवासी उसने बांधे गए शाही लोगों के पास आकर बोले, तुमने हमारी जमीन को छीना, हमारे पेड़ों को काटा, हमारे पास आने वाले दलालों ने हमें बेचा। ये सब क्यों हुआ? उनकी भाषा में दर्द था। अकबर ने उस भाषा को अच्छी तरह समझा नहीं, पर उसकी आंखों ने उनकी आंखों की भाषा पढ़ ली। यहां आत्मा की पुकार थी। अकबर ने तब वही किया जो उसने बहुत कम मौके पर किया था। उसने अपनी पहचान खोल दी। उसने कहा, मैं अकबर आजम हूं। उस घोषणा के साथ ही आदिवासियों में हलचल हुई। कुछ के चेहरे पर आश्चर्य झलका, कुछ के चेहरे पर उल्लास और कुछ के चेहरे पर और भी ज्यादा गुस्सा। उन्होंने सोचा कि वो एक चाल है। कई बार राजा अपने आदमी भेजते हैं और वे अपना कानून चलाते हैं, पर राजा नहीं आते। पर अकबर की आंखों में कुछ अलग था। वो झूठ की तरह नहीं लग रहा था। फिर भी वे शंकित रहे और एक आदिवासी, जो सबसे बुजुर्ग था, आगे आया और बोला, अगर तुम सच कहते हो तो हमारे गांव आओ, हमारे लोगों को सुनो और हमारे प्रश्नों का जवाब दो, वरना तुम भी उसी तरह जाओगे जितने हमने अब तक भेजे हैं। अकबर ने बिना किसी झिझक के कहा कि वो और उसके कुछ सिपाही उनके साथ गांव चलेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना और देखा है उसे सच मानकर देखेंगे। अगले दिन सुबह की किरणों के साथ ही अकबर आदिवासियों के साथ उनके गांव की ओर निकला।
गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की जिंदगी महल की चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। घर मिट्टी के बने थे, कुछ पेड़ों की छाव में कंबल लटके थे और बच्चों के खेल में एक तरह की आजादी थी जिसे शहर की बालकियां भूल चुकी हों। पर अकबर की दृष्टि का केंद्र उन चेहरों की थकान थी। वे थके हुए थे पर आत्मसम्मान उनकी आंखों में जिंदा था। उन्होंने अकबर को गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठाया और धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू की। आदिवासियों की कहानियां अक्सर साधारण लगती, पर उनके बीच की मुश्किलें बड़ी थी। उन्होंने बताया कि पास के जमीन मालिक और कुछ दलाल मिलकर जंगल की जमीन छीन रहे हैं। वे पेड़ों को काटते, मिट्टी का बेकार इस्तेमाल करते और नदी के पानी को बंद कर देते ताकि उनका खेती न रहे। वे कुछ करार और नकली कागज बनवाकर आदिवासियों को बेवकूफ समझते थे और उनके अधिकार हड़प लेते थे। जब अकबर ने पूछा कि उन्होंने महल को क्यों सहारा नहीं दिया और अदालत में क्यों शिकायत नहीं की, तो उनके चेहरे पर एक कड़वी हंसी आई। उनका कहना था कि अदालतों में दस्तावेजी कीचड़ इतना जटिल था कि वे उसमें फंस जाते। उनके पास ना कोई पैसा था और ना ही वे उन दरबारियों के पास जाकर अपनी बात रख सकते थे जिनके हाथों में वही शक्ति थी जिसने उनकी जमीन छीन ली थी। इसके अलावा यदि कोई आवाज उठाता भी था तो अंदर से ही उसके खिलाफ आरोप गढ़ दिए जाते थे। लोग कहते थे कि वे जंगल के चोर हैं और उनका घर द्वार उजाड़ा जाता था। अकबर सुनते ही भीतर से कुछ भारी उठा। उसने महसूस किया कि इस संघर्ष का कारण केवल कुछ अपराधी नहीं बल्कि पद्धति की कमी थी। न्याय की पहुंच की कमी, सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और उस सामाजिक दूरियों का परिणाम जो शहर और गांव के बीच बढ़ गई थी। उसने उन लोगों को कहा कि वे उनकी बातों को दरबार में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी के अधिकार सुरक्षित हो। पर आदिवासियों ने कड़वाहट से कहा कि वे ऐसे वादों से थक चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार शहंशाह ने आदेश दिए पर स्थानीय अधिकारी उनकी बात को दबाकर रख देते थे। अकबर ने कहा कि उसे पूरे मामले की जांच करनी होगी और जो भी गलत होगा वो उसको सुधारेगा। आदिवासियों ने कहा कि वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और यदि ये संभव हुआ तो वे अपने द्वारा छेड़े गए लूट के सामान लौटा देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य महल को चोट पहुंचाना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी रोजी रोटी का हिसाब मांगना था। अकबर ने उन पर भरोसा जताया और कहा कि वे शाही कर्मचारियों के साथ मिलकर जांच कर पाएंगे। उसने साथ ही कहा कि यदि पापी लोग मिलकर दोषी पाए गए तो वे दंडित होंगे और आदिवासियों के अधिकार लौटाए जाएंगे। इसके बाद एक लंबी जांच चली। बीरबल और कुछ भरोसेमंद दरबारी अकबर के साथ मिलकर गांवों का दौरा करने लगे। उन्होंने देखा कि वहां के कुछ स्थानीय अधिकारियों ने नकली दस्तावेज बनवाए थे, कुछ ने दलाली करके जंगल की जमीन बेच दी थी और कुछ ने पानी और खेती के स्रोतों पर डाका डालने का काम खुद किया था। बीरबल ने तह में जाकर देखा और जो भी सबूत था उसे इकट्ठा किया। इस काम में सबसे मुश्किल बात थी लोगों का भरोसा जीतना। कई बार लोग डरते थे कि यदि उन्होंने सच बताया तो उन्हें और भी बदतर हालात झेलने पड़ेंगे। अकबर ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा कि वह उनकी रक्षा करेगा और किसी भी तरह के बदले की सजा उस जिम्मेदार पर लगेगी जो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाएगा। जांच के दौरान अकबर ने जंगल में बैठकर कई बार देखा कि आदिवासियों के लिए क्या मायने रखता है उनका पेड़, उनकी नदी, उनका सांस्कृतिक मेल। उसने इन्हें समझा और इनकी कीमत जानी। उसने आदेश दिया कि जंगलों की कुछ जमीन उन समुदायों को स्थायी रूप से दे दी जाए और जंगल की कटाई पर रोक लगाई जाए। यदि किसी को लकड़ी चाहिए तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था से दिया जाए ताकि जंगल बचा रहे। साथ ही उसने निर्देश दिए कि दलालों और भ्रष्ट कर्मचारियों को तुरंत पकड़ लिया जाए और उन पर कठोर कार्यवाही की जाए। जब दोषियों को पकड़ा गया और अदालत में सजा हुई तो उस दिन गांव में एक तरह की राहत की लहर आई। लोग मानो एक भारी बोझ से मुक्त हुए थे। आदिवासियों ने अपने साथ रखी गई महल की चीजें लौटाई और कहा
कि उनका उद्देश्य कभी भी शहंशाह की बेइज्जती नहीं था। वे तो बस अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। अकबर ने उन लोगों को माफ किया, पर साथ ही स्थानीय कागजात और अधिकारों की व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया, ताकि आगे से कोई भी चोर या दलाल उनके अधिकारों को छीन न सके। उसने ये भी आदेश दिया कि महल के कुछ अधिकारी सीधे उन गांवों की देखरेख के लिए तैनात रहें, ताकि किसी भी अनियमितता की जांच तुरंत हो सके। समय के साथ गांवों में शांति लौट आई। आदिवासियों ने अपने पेड़ों की हिफाजत के लिए नए नियम बनाए और छोटे छोटे समूह में मिलकर जंगल की निगरानी करने लगे। अकबर ने देखा कि लोग अपनी पुरानी पद्धतियों के साथ साथ नए व्यवस्था को भी अपना रहे थे। उसने गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाए, ताकि लोगों की पीढ़ियां शिक्षित हों और बीमारियां कम हों। सब कुछ अचानक नहीं हुआ, पर छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव दिखने लगा। अकबर के लौटने पर महल में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ी, न केवल इसलिए कि उसने कुछ करते दिखाया, बल्कि ये बात भी थी कि उसने सीधे जाकर लोगों की समस्या सुनी और समाधान निकाला। जिन लोगों ने उसे जंगल में लूटा था, वे अब उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ सजा तक सीमित न रहकर कारणों को समझकर समाधान करे, तो समाज में स्थायी शांति संभव है। कहानी का असली सबक यही था कि मानव हृदय में सम्मान और न्याय की प्यास होती है। अकबर ने वो दिन नहीं भुलाया जब आदिवासियों ने उसे जंगल में घेरा और लूट लिया। वो दिन उसके लिए एक स्मरण था कि शाही सुविधाएं और पद केवल चुड़ैल नहीं है, उनका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। उसने जान लिया कि जिस शक्ति से वो सत्य बोल सकता है, उसी शक्ति का प्रयोग करके वो अनजान लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वर्षों के बाद जब लोग उस घटना को याद करते हैं, तो वे ये भी नहीं भूलते कि कैसे उन क्षणों ने अकबर को न केवल एक बेहतर शासक बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। एक ऐसा शासक जो सुनता था, समझता था और जो अपने लोगों के दर्द को अपना समझकर उस पर कार्य करता था। आदिवासियों ने भी ये सीखा कि यदि वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर और चुनौतीपूर्ण ढंग से आवाज उठाएं, तो वे न्याय पा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी आवाज सही जगह पहुंचे और उन्हें सुनने वाला कोई हो। और इस तरह जंगल में हुई वो लूट, जो शुरुआत में केवल एक हिंसक घटना लगती थी, अंततः परिवर्तन की चिंगारी बन गई। न केवल गांवों के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करती हुई। अगले दिन सुबह की किरणों के साथ ही अकबर आदिवासियों के साथ उनके गांव की ओर निकला। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि वहां की जिंदगी महल की चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। घर मिट्टी के बने थे, कुछ पेड़ों की छाव में कंबल लटके थे और बच्चों के खेल में एक तरह की आजादी थी जिसे शहर की बालकियां भूल चुकी हों। पर अकबर की दृष्टि का केंद्र उन चेहरों की थकान थी। वे थके हुए थे, पर आत्मसम्मान उनकी आंखों में जिंदा था। उन्होंने अकबर को गांव के बड़े पेड़ के नीचे बैठाया और धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू की। आदिवासियों की कहानियां अक्सर साधारण लगती, पर उनके बीच की मुश्किलें बड़ी थी। उन्होंने बताया कि पास के जमीन मालिक और कुछ दलाल मिलकर जंगल की जमीन छीन रहे हैं। वे पेड़ों को काटते, मिट्टी का बेकार इस्तेमाल करते और नदी के पानी को बंद कर देते ताकि उनका खेती न रहे। वे कुछ करार और नकली कागज बनवाकर आदिवासियों को बेवकूफ समझते थे और उनके अधिकार हड़प लेते थे। जब अकबर ने पूछा कि उन्होंने महल को क्यों सहारा नहीं दिया और अदालत में क्यों शिकायत नहीं की, तो उनके चेहरे पर एक कड़वी हंसी आई। उनका कहना था कि अदालतों में दस्तावेजी कीचड़ इतना जटिल था कि वे उसमें फंस जाते। उनके पास ना कोई पैसा था और ना ही वे उन दरबारियों के पास जाकर अपनी बात रख सकते थे जिनके हाथों में वही शक्ति थी जिसने उनकी जमीन छीन ली थी। इसके अलावा यदि कोई आवाज उठाता भी था तो अंदर से ही उसके खिलाफ आरोप गढ़ दिए जाते थे। लोग कहते थे कि वे जंगल के चोर हैं और उनका घर-द्वार उजाड़ा जाता था। अकबर सुनते ही भीतर से कुछ भारी उठा। उसने महसूस किया कि इस संघर्ष का कारण केवल कुछ अपराधी नहीं बल्कि पद्धति की कमी थी, न्याय की पहुंच की कमी
सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार और उस सामाजिक दूरियों का परिणाम जो शहर और गांव के बीच बढ़ गई थी। उसने उन लोगों को कहा कि वे उनकी बातों को दरबार में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी के अधिकार सुरक्षित हो। पर आदिवासियों ने कड़वाहट से कहा कि वे ऐसे वादों से थक चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार शहंशाह ने आदेश दिए पर स्थानीय अधिकारी उनकी बात को दबाकर रख देते थे। अकबर ने कहा कि उसे पूरे मामले की जांच करनी होगी और जो भी गलत होगा वो उसको सुधारेगा। आदिवासियों ने कहा कि वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और यदि ये संभव हुआ तो वे अपने द्वारा छेड़े गए लूट के सामान लौटा देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य महल को चोट पहुंचाना नहीं था। उनका उद्देश्य अपनी रोजी रोटी का हिसाब मांगना था। अकबर ने उन पर भरोसा जताया और कहा कि वे शाही कर्मचारियों के साथ मिलकर जांच कर पाएंगे। उसने साथ ही कहा कि यदि पापी लोग मिलकर दोषी पाए गए तो वे दंडित होंगे और आदिवासियों के अधिकार लौटाए जाएंगे। इसके बाद एक लंबी जांच चली। बीरबल और कुछ भरोसेमंद दरबारी अकबर के साथ मिलकर गांवों का दौरा करने लगे। उन्होंने देखा कि वहां के कुछ स्थानीय अधिकारियों ने नकली दस्तावेज बनवाए थे, कुछ ने दलाली करके जंगल की जमीन बेच दी थी और कुछ ने पानी और खेती के स्रोतों पर डाका डालने का काम खुद किया था। बीरबल ने तह में जाकर देखा और जो भी सबूत था उसे इकट्ठा किया। इस काम में सबसे मुश्किल बात थी लोगों का भरोसा जीतना। कई बार लोग डरते थे कि यदि उन्होंने सच बताया तो उन्हें और भी बदतर हालात झेलने पड़ेंगे। अकबर ने अपने स्वभाव के अनुसार कहा कि वह उनकी रक्षा करेगा और किसी भी तरह के बदले की सजा उस जिम्मेदार पर लगेगी जो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाएगा। जांच के दौरान अकबर ने जंगल में बैठकर कई बार देखा कि आदिवासियों के लिए क्या मायने रखता है उनका पेड़, उनकी नदी, उनका सांस्कृतिक मेल। उसने इन्हें समझा और इनकी कीमत जानी। उसने आदेश दिया कि जंगलों की कुछ जमीन उन समुदायों को स्थायी रूप से दे दी जाए और जंगल की कटाई पर रोक लगाई जाए। यदि किसी को लकड़ी चाहिए तो उसे वैकल्पिक व्यवस्था से दिया जाए ताकि जंगल बचा रहे। साथ ही उसने निर्देश दिए कि दलालों और भ्रष्ट कर्मचारियों को तुरंत पकड़ लिया जाए और उन पर कठोर कार्यवाही की जाए। जब दोषियों को पकड़ा गया और अदालत में सजा हुई तो उस दिन गांव में एक तरह की राहत की लहर आई। लोग मानो एक भारी बोझ से मुक्त हुए थे। आदिवासियों ने अपने साथ रखी गई महल की चीजें लौटाई और कहा कि उनका उद्देश्य कभी भी शहंशाह की बेइज्जती नहीं था। वे तो बस अपने हिस्से की मांग कर रहे थे। अकबर ने उन लोगों को माफ किया पर साथ ही स्थानीय कागजात और अधिकारों की व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया ताकि आगे से कोई भी चोर या दलाल उनके अधिकारों को छीन न सके। उसने ये भी आदेश दिया कि महल के कुछ अधिकारी सीधे उन गांवों की देखरेख के लिए तैनात रहें ताकि किसी भी अनियमितता की जांच तुरंत हो सके। समय के साथ गांवों में शांति लौट आई। आदिवासियों ने अपने पेड़ों की हिफाजत के लिए नए नियम बनाए और छोटे छोटे समूह में मिलकर जंगल की निगरानी करने लगे। अकबर ने देखा कि लोग अपनी पुरानी पद्धतियों के साथ साथ नए व्यवस्था को भी अपना रहे थे। उसने गांव में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र भी बनवाए ताकि लोगों की पीढ़ियां शिक्षित हों और बीमारियां कम हों। सब कुछ अचानक नहीं हुआ पर छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव दिखने लगा। अकबर के लौटने पर महल में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ी, न केवल इसलिए कि उसने कुछ करते दिखाया, बल्कि ये बात भी थी कि उसने सीधे जाकर लोगों की समस्या सुनी और समाधान निकाला। जिन लोगों ने उसे जंगल में लूटा था, वे अब उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए। उन्होंने दिखा दिया कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ सजा तक सीमित न रहकर कारणों को समझकर समाधान करे, तो समाज में स्थायी शांति संभव है। कहानी का असली सबक यही था कि मानव हृदय में सम्मान और न्याय की प्यास होती है। अकबर ने वो दिन नहीं भुलाया जब आदिवासियों ने उसे जंगल में घेरा और लूट लिया। वो दिन उसके लिए एक स्मरण था कि शाही सुविधाएं और पद केवल चुड़ैल नहीं है, उनका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। उसने जान लिया
कि जिस शक्ति से वो सत्य बोल सकता है, उसी शक्ति का प्रयोग करके वो अनजान लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वर्षों के बाद जब लोग उस घटना को याद करते हैं, तो वे ये भी नहीं भूलते कि कैसे उन क्षणों ने अकबर को न केवल एक बेहतर शासक बनाया, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाया। एक ऐसा शासक जो सुनता था, समझता था और जो अपने लोगों के दर्द को अपना समझकर उस पर कार्य करता था। आदिवासियों ने भी ये सीखा कि यदि वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर और चुनौतीपूर्ण ढंग से आवाज उठाएं, तो वे न्याय पा सकते हैं, बशर्ते कि उनकी आवाज सही जगह पहुंचे और उन्हें सुनने वाला कोई हो। और इस तरह जंगल में हुई वो लूट, जो शुरुआत में केवल एक हिंसक घटना लगती थी, अंततः परिवर्तन की चिंगारी बन गई। न केवल गांवों के लिए, बल्कि पूरे राज्य के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करती।